हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज टॉपिक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फंक्शन, जो कि क्लास 12 का एक टॉपिक है। और ये आपके स्कूल बोर्ड, जो क्लास 12 के बोर्ड से, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और एक तरह से जो जितने भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे जेई मेंस हो गए, जेई एडवांस हो गए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए हमने ये टॉपिक चुना है पढ़ाने के लिए। तो क्योंकि आप इस चैप्टर के बारे में, अगर आप 12 में हैं तो आपको पता होगा कि 11 में भी फंक्शंस के कुछ पार्ट थे। तो बेसिकली जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट दिए गए हैं फंक्शन में, वो आपको क्लास 12 में दिए गए हैं। फर्दर ये आप आगे भी पढ़िएगा तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा डील में किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फंक्शन। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, t.me/group 09081996 करके ये टेलीग्राम ग्रुप है। इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पेज जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राजू कुमार मैथमेटिक्स एंड साइंस सॉल्यूशन बाय IITians करके फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, फंक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं फंक्शन, सबसे पहले तो हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? तो फंक्शन का डेफिनेशन आप सिंपल सा जान सकते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे एक ये है और एक ए और एक बी सेट है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दो सेट्स। और तो एक रिलेशन होगा, रिलेशन मतलब ए टू बी, मतलब सेट ए टू बी में एक रिलेशन होगा जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो डेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एफ क्या होगा? सबसेट ऑफ, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट है। एफ क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये मैं इसको मिटा देता हूँ। इज कॉल्ड अ फंक्शन, और फंक्शन को हम दूसरे टर्म में मैपिंग भी बोलते हैं। फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। देयर इज अ टू कंडीशन फॉर विच द फंक्शन कैन बी एग्जिस्ट। द फर्स्ट वन इज फॉर ईच ए। जैसा कि आपने अभी देखा था, हमने यहाँ दो अलग अलग सेट बनाए थे, ए एंड बी, जिसको मैंने यहाँ नाम दे रहा हूँ ए और ये सेट बी। तो यहाँ पे मान लेते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा करके कुछ एलिमेंट दिए जाए। ठीक है, तो ये मेनली क्योंकि स्क्रीन छोटा है और मैं स्क्रीन पे ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना नहीं पा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। पहला केस क्या है कि फॉर ईच ए, आपका जितना भी ए में जितने भी एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट है इमेज इन देयर एग्जिस्ट बी। यहाँ पे बी में मान लेते हैं कुछ ऐसा आपका इमेज हो जाए, जैसे कि अगर हम PQRS कर लेते हैं, PQR और एक अलग से S कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे S हो गया। तो यहाँ पे मतलब सेट बी में 4 एलिमेंट है, जबकि सेट ए में 3 एलिमेंट है। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट ए एंड देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट बी। तो आप यहाँ पे फंक्शन का पहला कंडीशन क्या है कि जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक आपका सेट बी में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर इच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी, बी दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी सच दैट ए बी जो आना चाहिए, ए और बी, इनका जो पेयर आना चाहिए वो आपका एफ में होना चाहिए। जबकि हमने एफ में बता चुका है कि एफ क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। एफ क्या है? एफ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा रिलेशंस में, अगर सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया गया है, तो हम लोग जनरली ए क्रॉस बी निकालते थे। तो उसको तो मैं अभी यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो 11 का टॉपिक है। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको एक छोटा वीडियो बना के डाल दूंगा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन तो ये हो गया कि एफ जो होना चाहिए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए, और ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट अ बी इन सेट बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। ये पहला कंडीशन है। एफ इज दैट इज अ फंक्शन विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्रॉस दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो द फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। एंड द सेकंड कंडीशन, इफ अगर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर हम दो अलग अलग सेट बना रहे हैं, दो अलग अलग सेट बना रहे हैं, तो अगर A-B-2 मैपिंग है, ए से बी में अगर एक मैपिंग है और एक ए से सी में मैपिंग है, ए से सी का मैपिंग है,
तो उस केस में जो b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो पहला केस, तो दूसरा कंडीशन ये है, अगर ए बी इज अ एलिमेंट ऑफ, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ऑल्सो ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ, देन इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू सी होगा। तो ये कंडीशन है। तो आप कंडीशन समझ गए होंगे। फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं सिंपल सा मैथमेटिकल टर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब हम फंक्शन निकाल रहे हैं और एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट ए में, और जो सेट ए है उसी को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जो पूरी तरह से फंक्शन को, उस फंक्शन में जितने भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे वो सेट ए में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सेट ए वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो डोमेन कहलाएंगे। आते हैं बात यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोमेन ऑफ एफ लिख रहा है, मतलब एक्स का यहाँ पे वैल्यू आएगा और यहाँ पे फंक्शन में एक्स का वैल्यू पुट करने पे जो रिजल्ट आएगा हमको यहाँ पे पता चलेगा, तो इसी को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम रेंज बोल रहे हैं। तो इसको अभी आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम कोई फंक्शन लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन लिख दिया हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर दिस फंक्शन एग्जिस्ट। सो डोमेन ऑफ एक्स जो हो जाएगा, डी हम लिख देते हैं, डोमेन को शॉर्ट में डी लिख देते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि रियल नंबर ये जितने भी हम आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। तो पहला केस तो ये हो गया। तो इसका डोमेन आप समझ गए होंगे कि एक्स का हम वो सब ऑल वैल्यू ले सकते हैं जो इस फंक्शन में सेटिस्फाई करे। अब आते हैं बात रेंज की। तो रेंज क्या होता है, मिनिमम टू, किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू को ही रेंज बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा रेंज के बारे में बेसिकली। तो रेंज क्या होगा, किसी भी फंक्शन का मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फंक्शन हमने जो ले रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि ये रियल नंबर से है, एक्स को हमने ले रखा है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर का आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू लीजिए या पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, इट ऑलवेज प्रोवाइड अ पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज एक्स स्क्वायर इज अ even function, so the minimum value is 0 whenever you take x is equal to 0. So the minimum value of x is equal to 0 and the maximum value is infinity. So we can write the range को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा यहाँ लिख सकते हैं, 0 को इंक्लूड करेंगे क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट जिसको हम बाउंड्री को भी ले लेते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में हम हमेशा ओपन ब्रैकेट रखते हैं क्योंकि ये चीज़ आपने 11 में पढ़ रखा होगा। तो डोमेन ऑफ एफ समझ में आ गया आपको, डोमेन रेंज ऑफ एफ फंक्शन समझ में आ गया, और इसको आप मैपिंग भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन है। लेट्स कम टू सेकेंड, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। तो अब सिंपल सा है कि हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट गिवन फंक्शन और a given graph is a example of function or not। तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि अगर इफ यू प्लॉट द ग्राफ एंड ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन along the x axis, if the function cuts at one times in a graph, so it indicates that it is a function। So let's take the definition. The graph of a real function of f consists of a point whose coordinate x y satisfy y is equal to fx for all x belongs to domain of f। तो इस टेस्ट का नाम होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट मेनली क्या किया जाता है, आपको ग्राफ दिए जाते हैं, ग्राफ में आप एक y के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो ग्राफ में सिर्फ एक पॉइंट को कट कर रहा है तो वो रियल में फंक्शन होगा, अदरवाइज वो एक से ज़्यादा अगर कहीं कट कर जा रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये बेसिक सिंपल सा डेफिनेशन है। जैसा कि मैंने आपको इमेज में 3 फिगर दिखा रखा है, ये पहला फंक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, आप इस टाइप का फंक्शन गया है, और मेनली आप कोई बोलेगा कि यहाँ ना कट करके हम यहाँ कट करेंगे, तो देखिएगा सिंगल यहाँ भी एक ही जगह कट कर रहा है। तो इफ द ग्राफ इज कटिंग only one times then it is said to be a function। ठीक है,
अब ये सेकंड फिगर में देखते हैं. लेट्स कम टू द सेकंड फिगर. दिस इज अ केस ऑफ पैराबोला. हेयर यू plot a vertical line. It shows that there is a two cutting point or there is two intersecting point. The first one is here, and the second point is here. So from the vertical line test, it is clear that this is not a case of function. So this is not a function, this is a function. Now let's the third example. Come to the third example. This is a case of I think this is a ellipse, because as we see that this is not a circle. But let's come to the point of function. Here we see that there is a 2 point of intersection point, so it is also not a function. So आप इससे आप सीधा समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है, अगर आपने उसका ग्राफ प्लॉट कर रखा है, तो अगर वो कहीं दो जगह कट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा. आप बशर्ते आपका क्या होना चाहिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट होना चाहिए. आप जब भी लाइन ड्रॉ करें तो वो पैरेलल टू वाई कीजिए, ना कि पैरेलल टू एक्स कीजिए. अगर पैरेलल टू एक्स आप कर देते हैं तो इस केस में मैं इसको, हाँ, पैरेलल टू अगर एक्स आप कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. देखिए ऐसे कट कर दिए तो यहाँ पे तो ये फंक्शन हो जाएगा, लेकिन ये नियम नहीं है, ये रूल नहीं है. ठीक है, आप हमेशा वर्टिकल लाइन टेस्ट कीजिएगा, तो यहाँ से आपको फंक्शन का आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे. तो बेसिकली कुछ फंक्शन को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है. तो बेसिकली ये सब फंक्शन आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए. द फर्स्ट फंक्शन इज नॉन एज द कांस्टेंट फंक्शन. इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज रिमेन्स कांस्टेंट वट एवर यू टेक्स द वैल्यू ऑफ एक्स डजेंट मैटर. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉन एज द कांस्टेंट फंक्शन. सो if we take the definition, if k is a fixed real number, then a function fx is given by fx is equal to k for all x belongs to r. आप x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, उसके लिए अगर फंक्शन का वैल्यू सेम होता है तो वो आपको कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है. तो आप देख सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर लाइन में ही होगा, ये ऐसे भी हो सकता है. तो ये ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को आप क्या बोलिएगा, कांस्टेंट फंक्शन. जहाँ पे आपका x का वैल्यू आप चेंज कीजिए, वट एवर यू चेंज द वैल्यू ऑफ x, इट डजेंट चेंज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉन एज कांस्टेंट फंक्शन. लेट्स कम टू द सेकेंड फंक्शन. द सेकेंड वन इज द आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन सिंपल सा है कि द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ. आप जो x का वैल्यू ले रहे हैं वही y आ जाए. तो इस टाइप के अगर फंक्शन होते हैं तो आपको उस टाइप के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं. यहाँ आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, fx इज इक्वल टू x. आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने पीपीटी बनाया है तो स्क्रीन मैं मोबाइल पे ही अभी इसको कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी. तो बेसिकली थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए कि fx इज इक्वल टू x एक फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे वट एवर वी टेक द वैल्यू ऑफ x, द y इज ऑल्सो बिकम x. सो y इज इक्वल टू x. सो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, इस टाइप का ग्राफ आ रहा है. तो इस टाइप के अगर ग्राफ आपको पा रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ आपको जो पाया जाएगा, तो इस टाइप के अगर कोई सी फंक्शन से हो रहे हैं तो ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएंगे. लेट्स कम टू द थर्ड one, modulus function. Here the definition of fa is equal to mod of a implies that a if a is greater than 0 or minus a if a is less than or equal to 0. So basically यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में. आपका इक्वल टू कहीं एक ही जगह होगा, क्योंकि दो जगह इक्वल टू आप नहीं दे सकते. बस सकते ही है क्योंकि 0 पे इम्प्लाइज हो जाता है तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप कहीं एक जगह ही दीजिए तो वो बेटर होगा. तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा. तो आप यहाँ पे फंक्शन देख सकते हैं. अगर हम कोई भी फंक्शन लिख देते हैं, कोई भी फंक्शन लिख देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम x लिख दे रहे हैं कोई फंक्शन, तो यहाँ पे अगर हम -2 भी मॉड के अंदर -2 रखेंगे तो ये भी वैल्यू हमें 2 देगा. अगर हम x का वैल्यू 2 भी रखेंगे तो भी हमें 2 देगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का ग्राफ आपको प्लॉट हो रहा है. वट एवर यू टेक द वैल्यू ऑफ x, इट ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन. सो दिस इज द मॉडुलस फंक्शन. It is very important function. So let's come to the next point, greatest and smallest integer function. तो greatest और smallest integer function आप समझ सकते होंगे क्या फंक्शन है.
इसको हम लोग जनरली सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ये फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये फ्लोर फंक्शन भी कहलाता है, FL फ्लोर फंक्शन, और इसको सीलिंग फंक्शन के नाम से जाना जाता है। द स्मॉल यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, दोनों साइड में ग्रेटेस्ट लिखा गया, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्योंकि टाइप हो चुका है तो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये फ्लोर फंक्शन है, ये सीलिंग फंक्शन है, ये थोड़ा सा डिफाइन करने में टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम सिंपल सा सीलिंग फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। अगर आपको कुछ इस टाइप के कहीं दिख रहे हैं और इसका वैल्यू आपको 3.4 दे दिया गया है, 3.4, तो ये फ्लोर फंक्शन क्या होता है, हमेशा अपने से नीचे वाले जो इंटीजर होंगे ना, लोएस्ट इंटीजर, उसको ले लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.4 का जो लोएस्ट इंटीजर होता है वो 3 होता है, तो इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा। उसी टाइप में अगर कोई यहाँ पे -3.4 दे दे, -3.4, तो -3.4 से जो लोएस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है, -4। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमेशा अपने से लोएस्ट इंटीजर वैल्यू को लेता है, जबकि हम आते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी ये कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा ये लगेगा कि, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, बेसिकली ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये गलती से हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप सिंबल देख सकते हैं इस टाइप का, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहाँ दिखा दिया था। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है, अगर कोई फंक्शन आपको दिए गए हैं इस टाइप का 3.4, अभी यही वाला एग्जाम्पल हमने इधर साइड में लिया था। हेयर वी ऑल्सो टेक दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल, सो लेट्स टेक हेयर द सेम एग्जाम्पल। इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखते हैं, क्योंकि मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो अगर ये इस टाइप के आपको ये ऊपर साइड में लगा हुआ दिखेगा, जबकि यहाँ आपको ऊपर नीचे दोनों साइड में दिखेंगे, तो ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, इट इज बेटर मेथड टू डिस्टिंग्विश वेदर इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये अगर यहाँ पे आप 3.4 लेते हैं, तो अगर इस केस में होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ये 3 ले लेता है, जबकि इधर के केस में है तो ये आपका हमेशा ये ऊपर वाला वैल्यू लेगा, ये आप हमेशा ऊपर वाला वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे आप 3.4 है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। उसी टाइप में -3.4 था, तो वहाँ -3 ले लिया होता। ठीक है, तो इस पॉइंट को तो आप समझ चुके होंगे। तो आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आप जान गए, अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, तो सिंपल सा बात होता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट का आप डेफिनेशन जान सकते हैं, इसको मैं, हाँ, तो ये आपका बेसिकली डेफिनेशन है कि f(x) इज इक्वल टू मीडियम ब्रैकेट x विच इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप देख सकते हैं, आप किसी भी टाइप का फंक्शन ले रहे हैं, उसका जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमेशा 1 से लाई करेगा, 1 के नीचे ही लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमने यहाँ 3 लिखा था, प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू हमेशा 1 से नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको नीचे दिख रहा होगा। तो एज यू सी इन फिगर, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज रिमेन्स बिटवीन 0 to 1। लेट्स कम टू द नेक्स्ट equation that is a function, signum function. In signum function, whatever you take the value, it is always gives a +1 or a -1. Okay, this is the example. Signum function of x is equal to x by mod of x. If we take the value of x is a positive x, so we get x by x is equal to +1. If we take x is negative x, so we get x by minus x is equal to -1. So whatever you take the value, if we take positive x value, then we get +1, and if we take negative x value, we get -1.
एंड द सेकेंड केस इज इफ वी टेक द वैल्यू x इज इक्वल टू 0 देन वी गेट x इज इक्वल टू 0। इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। तो ये अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपने पढ़ा ही होगा, इस टाइप के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि लाइट कट गई है मैं थोड़ा सा लाइट थोड़ा ले आता हूँ। ये आज सुबह से ही मतलब प्रॉब्लम कर रही है लाइट। ओके ठीक है, अब मैं पूरी तरह से विजिबल हूँ। आर यू विजिबल, आर यू सीइंग मी? तो आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया, वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप यहाँ किसी भी तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए, आप पाइएगा कि कोई भी एक लाइन जो एक कलर का दिख रहा है वो सिर्फ एक बार ही कट कर रहा है। तो इस टाइप का फंक्शन आपको, फंक्शन तो है ही, आप चेक कर ही सकते हैं। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मिनिमम ये कंडीशन होना चाहिए, तब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का है लॉग ऑफ बेस ए, लॉग एक्स बेस ए, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 पहला केस होना चाहिए, एंड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये कुछ केस है। और आपको यहाँ पे कुछ मैंने, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन 11 और 12 का एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस दिखा दिए गए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ लॉग्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम करता है एक्सपोनेंट्स, और जबकि लॉगरिथम किस टाइप में मल्टीप्लाई में काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको अच्छे तरीक़ा से दिख रहा होगा। तो आते हैं नेक्स्ट पे, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन 1 फंक्शन के तौर पे होगा तो उसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली एग्जांपल लिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो आप x का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो आप देखिएगा अगर इफ वी, इसको मैं हटाता हूँ। अगर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू जब भी आप 0 पुट करना चाहिएगा, x का वैल्यू 0, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी चला जाता है x जब टेंड्स टू 0 होता है। सेम अगर आप नेगेटिव में 0 जा रहे होते हैं, नेगेटिव में 0, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इन्फिनिटी पे वैल्यू पहुँच जाता है। तो ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। अब लेट्स कम टू द स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, आप स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्क्वायर रूट एफ एक्स इज इक्वल टू, आप जानते होंगे, यू ऑल्सो नो डेट अंडर रूट एक्स। ठीक है, सो इन केस ऑफ अंडर रूट एक्स, इट इज अ केस ऑफ if we take the negative value of x, it will not provide any real value, real solution. So always takes the x is a positive number, x is a positive number. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो ग्राफ बन भी रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही बन रहे हैं, पॉजिटिव एक्स पे ही, पॉजिटिव एक्स का ही वैल्यू आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके इसके इक्वेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ग्राफ आप इस टाइप में देख सकते हैं। सिमिलरली हम एक्स स्क्वायर का देखेंगे, द फंक्शन एफ स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन का आपका ग्राफ इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका डोमेन आपको लिखा हुआ है और रेंज आपको लिखा हुआ है। देख फिगर से भी आप समझ सकते हैं ये इन्फिनिटी चला जा रहा है और मिनिमम वैल्यू इसके 0 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का वैल्यू नेगेटिव में भी इन्फिनिटी है, माइनस नेगेटिव पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक हम एक्स की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसके डोमेन और रेंज का पता चल गया। जबकि अगर इसका हम डोमेन देख ले, ठीक है, तो इसके डोमेन जो होंगे वो पॉजिटिव एक्स मतलब 0 टू इन्फिनिटी होगा, और रेंज इसका आपका 0 टू इन्फिनिटी होगा, नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं। तो इसके यहाँ पे आपको मिल गए। अब आते हैं, अगर अंडर रूट एक्स क्यूब हो जाए, ठीक है, क्यूब रूट हो जाए, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अगर किसी ने फंक्शन एज्यूम कर रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का होगा। ये थोड़ा सा ऐसे निकल के ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फंक्शन अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप में यहाँ तो है, ये ऐसे निकल जाएगा। ये क्यूब रूट का है, जबकि क्यूब
क्यूब का मैं इसको बना देता हूँ। अगर किसी ने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब किसी ने फंक्शन ले रखा है तो उसके ग्राफ कुछ इस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो आप घर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यू प्रैक्टिस योर सेल्फ। तो ये आपके स्क्वायर रूट। और अब आते हैं ऑपरेशन और रियल फंक्शन। हम रियल फंक्शन में किस टाइप के ऑपरेशंस करते हैं। तो ऑपरेशन दैट इज द, अगर क्योंकि हमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शन दिए रहते हैं, इफ़ वी हैव अ टू और अ मोर फंक्शन, देन हाउ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और divide that is at the quotient, and one is the multiplication of a function by a scalar number। तो यहाँ आप कंडीशन देख सकते हैं, let f a to r, a is the domain of function f and b is the domain of function g। so f a to r and b g to r be two real function, then their sum, subtract, multiply and division are defined by addition। if we add two function f plus g times of x is equal to fx plus gx, where x जो होगा डोमेन क्या हो जाएगा, a एंड b का जो इंटरसेक्शन का जो हमें सेट मिलेगा उसी का आपका डोमेन हो जाएगा x। सो द डोमेन ऑफ x इज बिलोंग्स टू द a इंटरसेक्शन b। सिमिलरली f माइनस जी के लिए भी यही कंडीशन है, f क्रॉस g के लिए भी यही कंडीशन है। आपका मेन कंडीशन चेंज होता है कोसेंट के लिए, जहाँ पे आप f बाई जी निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स बाई जी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स। पहला तो डोमेन तो यही चीज़ होगा कि a इंटरसेक्शन b में जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस सेट्स में एग्जिस्ट करेगा। अब उस केस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे जहाँ पे जी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो हम वो सब x की वैल्यू हटा देंगे। वी नेग्लेक्ट ऑल द वैल्यू ऑफ x वेयर द वैल्यू ऑफ जी एक्स बिकम जीरो। तो ये पहला डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप आराम से ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय ए स्केलर। अगर कोई फंक्शन को हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो आप सिंपल से देख सकते हैं कि फंक्शन टाइम्स ऑफ आपको ए स्केलर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब काइंड्स ऑफ फंक्शन, ये तक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब काइंड्स ऑफ फंक्शन में आप देखते हैं, पहला फंक्शन होता है द फर्स्ट फंक्शन इज नॉन एज वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं दैट एवरी दिस इज अ सेट ए, दिस इज a set A and this is a set B। so every element of set A have a unique image or a unique image in set B। so according to the definition, if different element of set A have different images in B, so हम फिगर में सिंपली समझ सकते हैं कि every element of A have a unique image in B। so this is the condition of वन वन फंक्शन। द फर्स्ट केस इफ हम कैसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन वन वन है या वेदर द फंक्शन इज वन वन और नॉट। द फर्स्ट वन केस, लेट्स टेक ए वन नॉट इक्वल टू ए टू, एंड हम इस फंक्शन पे चेक करेंगे कि एफ वन ए इज नॉट इक्वल टू एफ टू, देन द फंक्शन एफ एक्स इज वन वन। अगर ये ऐसा होता है तो, अदरवाइज द सेकेंड केस इज ऑल्सो इफ ए इज इक्वल टू बी देन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो ये दो केस होता है तो वो फंक्शन एफ वन मतलब फंक्शन जो होगा वो वन वन होगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो हम यहाँ पे एक कोई फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो आप यहाँ चेक कर सकते कि एफ एक्स वन बराबर, वी टेक एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। सो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, लेट हमने मान लिया। ठीक है, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये लेट ले लिया मतलब मान लिया। तो अब एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यहाँ पे हम चेक करेंगे टू एक्स वन प्लस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स टू प्लस थ्री। यहाँ से थ्री थ्री हट जाएगा, देन यहाँ हम पाएंगे कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जा रहा है। तो इस तरह का केस में देखिए आप सेकंड वाला केस सेटिस्फाई कर गया। अगर आप यहाँ नॉट इक्वल टू लिख देते तो यहाँ नॉट इक्वल टू आ जाता, तो यहाँ भी आपके नॉट इक्वल टू आ जाते हैं। अगर इस टाइप के केस हो रहे हैं तो आप इसको हम वन वन फंक्शन बोल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे, द सेकेंड वन इज मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का आप सिंपल से डेफिनेशन समझ सकते हैं। अगर सिंपल सा है, इफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी
is said to be a many one function if two or more element of set A have same image in B। मतलब सिंपल सा कोई भी सेट x और y दो सेट्स दिए गए हैं। अब क्योंकि ए बी यहाँ पे ए बी होना चाहिए था तो एक्स वाई मिल गया है, तो आप एक्स वाई समझ लीजिए कि एक्स में कोई 3 एलिमेंट दिए गए हैं जबकि वाई में आपके इधर 4 एलिमेंट है। तो यू कैन सी डेट 1 इज कनेक्टेड टू डी वेयर एज 2 and 3 इज connected with C only. So here we see that 2 and 3 have a common image C. So this is a case of many one. This is a case of many one because the two element have a same image in set Y. तो ये केस है। आई विल टेल वन थिंग, मतलब एक चीज़ मैं बताना भूल गया। मैंने डोमेन बताया था, रेंज बताया था। अब आप ये चेक देख सकते हैं वाई में जितने भी एलिमेंट होंगे ना वाई वाले, तो वो कहलाते हैं कोडोमेन, वाई वाले कोडोमेन कहलाएंगे। जबकि इस फंक्शन के लिए ये जो कनेक्टेड है दैट इज सी और डी, ये आपका रेंज कहलाएगा। जबकि ए बी सी डी जो होगा ये आपका कोडोमेन कहलाएगा। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सेट वाई इज नॉन एज, और सेट वाई और सेट बी इज नॉन एज कोडोमेन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का यहाँ सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। मतलब एफ बी का जो हर एक एलिमेंट है उसके लिए एक प्री इमेज होना चाहिए एफ में। इफ इट इज पॉसिबल देन इट इज सेट टू बी अ ऑन टू। आप यहाँ इस तरह का एक केस देख सकते हैं। यहाँ दो इमेज मैंने ले रखा है, ठीक है, इसको मैंने, हाँ, यहाँ दो इमेज मैंने ले रखा है तो आप नोटिस कर सकते हैं 1 2 3 हेयर डी बी सी ए। वी सी डेट देयर इज नो इमेज और देयर इज नो प्री इमेज ऑफ सी, सो दिस इज नॉट ए केस ऑफ ऑन टू। बट इन केस ऑफ द सेकेंड फिगर हेयर वी सी डेट देयर इज अ 3 एलिमेंट इन सेट वाई सी बी डी या और डी बी सी, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ डी हैव अ प्री इमेज इन X. So this is a case of on to. This is a case of on to. Have you got it? So basically definition is what that no element will remain unconnected. No element will be unconnected in set Y. So if every element of set Y is connected or pre-image in set A, then it is said to be a on to. और ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, सच दैट ए टू बी इज ऑन टू इफ फॉर इच बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट अ ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब आते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है? व्हाट इज इनटू फंक्शन? अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए में कोई प्री इमेज ना हो, इन ए में कोई प्री इमेज ना हो। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले वाला का ही एक एग्जांपल है कि यहाँ पे सेट वाई जो दिया गया है इसके दो एलिमेंट है, देयर इज अ 2 एलिमेंट रिमेन्स अनकनेक्टेड ए एंड बी, सो दिस इज अ केस ऑफ इनटू फंक्शन। लेट्स इससे पहले वाला हम एक ऑन टू फंक्शन में इसी में आपको चेक करके दिखा सकता हूँ कि ऑन टू फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। हमने कोई फंक्शन ले रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 सो एफ एक्स इज इक्वल, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू, हम y को हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स कैन बी रिटन एज y, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, so we write y minus 3 is equal to 2x. Here we get x is equal to y minus 3 by 2. हमने देखा कि x का वैल्यू क्या आ रहा है, y माइनस 3 by 2। अब ये इसको क्या करेंगे हम लोग, x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे y माइनस 3 by 2। तो यहाँ पे हम इसको अभी मिटा देते हैं। we get x is equal to y minus 3 by 2।
Let's put this value in the original function, y minus 3/2. So we get our original equation is 2x plus 3. So 2 into y minus 3/2 plus 3, we get y. So if we put the value of x in the function, if we get the value is equal to y, then this function is said to be a onto function. आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. दिस इज अ केस ऑफ एवरी फंक्शन. दिस इज अ जनरल फंक्शन. दिस इज अ इंजेक्टिव फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू अ यूनिक इमेज इन बी. So this is a injective function or one function, and this is a surjective function because every element of B has a pre-image in A. So this is a surjective but not a injective because you see that there is a two element have a common image in B. So this is not a case of 1 but this is a case of onto. This is a case of onto. This is a case of in 1 function or onto function, and this is the 1 onto function. 1 onto function is also known as bijective function. If any function satisfy 1 and onto condition, then it is said to be a bijective function. From this figure we can easily understood that every element of A is connected with a unique image in B. Similarly, every element of B has a pre-image in set A. So this is a case of surjective or surjective as well as injective. So this is known as bijective function. Let's come to the next topic, composition of a factor. Composition of a factor simple defined as here we can define two function. Let f such that a to b and g such that b to c. There is a two function f and g are two function. But then the composition of f and g denoted by g of f. G of f is also known as GOF. G of f is also known as GOF is defined as the function g of f such that a to c. आप यहाँ देख सकते हैं a to b जा रहा था और ये b to c जा रहा था, तो आप देख सकते हैं हमको जाना है GOF. तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट हम a to c जा सकते हैं. इज गिवन बाय GOF इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x सच फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला 1 से 1 गया, 1 से फिर आप यहाँ 2 चला गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 से 2 पे आया है रिजल्ट. उसी टाइप में आप यहाँ देख सकते हैं 2 से 3, 3 से फिर 1, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 से भी आपका क्या आ रहा है. तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिखाया नहीं गया है, तो यहाँ आप डायरेक्ट a to c जा सकते हैं. ये आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि a to पहले b जाएंगे, a to मैं इसे मिटा देता हूँ, तो ये a to b जाएगा, फिर b to c जाएगा. तो a to b में जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ये f है, जबकि b to c में ये फंक्शन डिफाइन किया गया है g. तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं इसके डोमेन के बारे में. तो अगर फंक्शन f का डोमेन देखा जाए तो ये डोमेन a होगा, और अगर g का डोमेन देखा जाए तो g का डोमेन b होगा. ये आप चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a वेयर एज द डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू b. But in case the range of function a is become b and the range of function becomes c. Range of function g is equal to c. ठीक है, रेंज ऑफ जो फंक्शन है वो आपको c में मिल जाएगा. अब यहाँ पे आप गॉफ के केस में देख सकते हैं, गॉफ का जो डोमेन होगा वो a होगा, गॉफ का जो रेंज होगा वो ऐसे रेंज तो हम नहीं बोलना चाहेंगे, यहाँ पे हमें को डोमेन बोलना पड़ेगा. तो डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू ए एंड सेट ए एंड रेंज ऑफ और कोडोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू सी. एक केस है कि कोडोमेन इज इक्वल टू सेट टू बी रेंज और रेंज इज सेट टू बी अ कोडोमेन इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू द, मतलब जितने भी कोड सेट बी में जितने भी एलिमेंट है अगर सब किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड है, देन द रेंज बिकम कोडोमेन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन.
व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन? तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन मतलब अब इफ वी हैव अ फंक्शन देन वी इंट्रोड्यूस इट्स इनवर्स, just like the inverse of x is equal to 1 by x inverse. So let's come to the topic. Inverse of a function definition is let f such that a to b be a bijection function, then a function g b to a. यहाँ आप देख सकते हैं f एक फंक्शन है जो कि a to b जा रहा है और ये बाइजेक्टिव है. बाइजेक्शन मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तब ये केस होना चाहिए. देन फिर एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा g सच दैट b टू a विच एसोसिएटेड ईच एलिमेंट y, क्योंकि यहाँ से हम इसके बारे में देख रहे हैं. तो ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू b टू अ यूनिक इमेज इन x. ठीक है, यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू a सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ x. तो यहाँ पे आप इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देख सकते हैं. यू कैन see the mathematical definition. If f such that a to b is a bijection, then f inverse of an inverse such that b to a is such that fx is equal to y. It implies that f inverse of y is equal to x. तो यहाँ पे आप इन्वर्स निकालने का आप यहाँ पे मेथड देख सकते हैं. अगर हमें फंक्शन दिया गया इफ़ वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, आपको मतलब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको एक क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि सो डैट दिस फंक्शन इज अ इनवर्स, सो दिस फंक्शन हैज अ इनवर्स इमेजेज और नॉट. तो अगर आपको दिखाना पड़ रहा है कि इसके इन्वर्स निकाल रहे हैं तो आपको फर्स्ट यू हैव टू फर्स्ट शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, देन यू हैव टू फाइंड द इन्वर्स फंक्शन. सो पहले आप इसको 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन में आप इसको शो कीजिएगा कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है. देन यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट इन्वर्स फंक्शन. तो एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन दिया गया है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर जो x ब्रैकेट में दे रखा है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपको डोमेन बता रहा है कि x का वैल्यू आप हमेशा 1 से बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे अंडर रूट नेगेटिव आ जाएगा जो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा. आप फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का टॉपिक है उसको आपने पढ़ा होगा. तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस ए. तो यहाँ पे y को अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिएगा. तो यहाँ से आप पाइएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रिप्लेस कर दिया गया है सिंपल सा x को y के साथ. तो यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वाई. सो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो ये इन्वर्स हो गया. अच्छा, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बेसिक डेफिनेशन, इस अगर नीचे वाला जो फंक्शन दिखाया जा रहा है उसके लिए डोमेन एफ है, ये वाला जो ऑरेंज कलर दिख रहा है, जबकि रेंज इसका ये है. अब अगर उल्टा अगर हम देखते हैं कि अगर वाई टू एक्स आ रहा है तो वो ऊपर आप देख रहा होगा कि एफ इनवर्स फंक्शन है, तो उसके लिए डोमेन आपका जो इसका वाला रेंज था वो आपका डोमेन हो जाएगा और इसका डोमेन उसके लिए रेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ के लिए ये डोमेन और एफ इनवर्स के लिए ये डोमेन, जबकि आपका एफ इनवर्स के लिए ये रेंज और एफ के लिए ये रेंज. तो यहाँ पे आप सिंपल से इसका मीनिंग समझ सकते हैं. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं. लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन. वी कैन ऑल्सो सेज दैट दिस आर द थ्योरम्स. You can also find this theorem on your book, so you can also prove that theorem by your book. So let's come to the some theorem. The first theorem is कंडीशन के अनुसार आप चेक कर सकते हैं. द इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक. बाइजेक्शन फंक्शन का जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं तो वो यूनिक निकलेगा. द सेकेंड वन इज द इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन. बाइजेक्शन का जब इन्वर्स निकालते हैं तो वो जो फंक्शन निकल रहा है वो भी बाइजेक्शन होगा. डेट्स मीन वो भी फंक्शन 1 एंड ऑन टू को सेटिस्फाई करेगा. द थर्ड वन इज एफ सच दैट ए टू बी इज अ बाइजेक्शन. अगर ए एफ जो एक फंक्शन है वो बाइजेक्शन है एंड जी बी टू ए इज इन्वर्स ऑफ एफ. ठीक है, एक एफ एक फंक्शन है जो कि बाइजेक्शन फंक्शन है और एक जी जो है इन्वर्स फंक्शन दिया गया है एफ का. तो इस केस में जब हम इसका कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो आई बी मिलेगा. और जबकि ये फॉग में आई बी और आई बी दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन, ये बी वाले मिलेंगे. और गॉफ के लिए आई ऑफ ए, वेयर आई ए एंड आई बी आर द आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन मैंने पढ़ा चुका है पहले भी. ऑन द सेट्स ए एंड सेट बी रेस्पेक्टिवली. अब नेक्स्ट थ्योरम पे बात करते हैं. अगर एफ एक फंक्शन, देयर इज अ टू फंक्शन एफ एंड जी, एफ सच दैट ए टू बी एंड G B to C are two bijections, then GOF मैंने कंपोजिट फंक्शन में भी बताया था, A to C आ जाएगा, इज ए बाइजेक्शन. अगर ये कुछ ऐसा कंडीशन होता है तो जो GOF होगा वो भी बाइजेक्शन होगा. एंड
द इन्वर्स ऑफ गॉफ इज बिकम जी एफ इन्वर्स ऑफ जी ऑफ इन्वर्स। ठीक है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इन्वर्स वाले केस में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, गॉफ का इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एफ इन्वर्स। ठीक है, तो ये नेक्स्ट द second last let f such that a to b and g b to a be two functions such that gof is equal to identity function a and fog identity function b, then f and g are bijection। ठीक है, f and g क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन, क्योंकि ये उसका ऊपर वाला कंडीशन है, एंड g बिकम क्या हो जाएगा, f इनवर्स। तो ये देख सकते हैं, ये अगर कोई थ्योरम है तो ये उसके नेक्स्ट वाला इसका कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, तो कन्वर्स थ्योरम मतलब कि अगर कोई चीज़ को जब आपने 10 में भी पढ़ा होगा तो थेल्स थ्योरम, और उसके अपोजिट में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा। तो अगर कोई थेल्स थ्योरम से प्रूव होता है तो हम उसको कन्वर्स लेके फिर हम जो पहले कंडीशन लिए गए थे उसमें हम लाने की कोशिश करते हैं, दैट इज नॉन एज द कन्वर्स थ्योरम, मतलब उल्टा घूमने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो लेट्स कम टू द लास्ट, लेट एफ सच दैट ए टू बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन दैट इज द फंक्शन इज अ 1 1 एंड ऑन टू एंड द फंक्शन हैव ऑल्सो एन इन्वर्स फंक्शन। देन इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स, मतलब एफ इन्वर्स का इन्वर्स जब निकाला जाएगा, द इन्वर्स ऑफ इन्वर्स फंक्शन बिकम द फंक्शन। सो वी सी दैट इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ। सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बताना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली जाके सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोविड का समय है तो आप अपने घर में रहिए। थैंक यू।